माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अर्थात हिमांक का अवनमन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे डिस्कस करें उससे पहले जान लेते हैं व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, freezing points of any liquid is a definite temperature at which liquid and solid state of substance have same vapor pressure। वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव की द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो अवस्था परिवर्तन होने लगता है और द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगता है। वह निश्चित ताप, वह डेफिनिट टेम्परेचर उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट अर्थात हिमांक कहलाता है। फ्रीजिंग पॉइंट पे जो दोनों स्टेट हैं, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं, अर्थात दोनों अवस्थाएं भौतिक साम्य की अवस्था पर रहती हैं। ठीक है, ये तो हुई बात फ्रीजिंग पॉइंट की। अब बात करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक में अवनमन की। हमने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे डिस्कस किया है और मैंने आपको बताया भी है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डिप्रेस्ड। जो वेपर प्रेशर है, जो वाष्प दाब है सॉल्वेंट का, वो क्या हो जाता है? रिड्यूस्ड हो जाता है, कम हो जाता है। जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब घट जाता है। ठीक है, ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब अवनमन के कारण जो विलयन है उसका हिमांक, उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। अर्थात जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो विलायक से नीचा हो जाता है। कॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी विलायक का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाता है जब उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया जाता है। मतलब विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से भी नीचे होता है। ठीक, ये विलायक और विलयन के जो फ्रीजिंग पॉइंट्स हैं, इनका जो अंतर है, जो डिफरेंस है, उसे हम कहते हैं हिमांक का अवनमन, यानी कि हम उसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। इसको किस तरह से हम समझें? आइए एक छोटा सा ग्राफ प्लॉट करते हैं। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के मध्य किसी भी सॉल्वेंट के लिए और सॉल्यूशन के लिए। अब यहां पे ये ऊपर की डायरेक्शन में वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और ये इधर डायरेक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये जो ग्राफ लाइन आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉलिड स्टेट। ये ठोस विलायक का वाष्प दाब वक्र है। ये जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं लिखा है सॉलिड सॉल्वेंट। क्या लिखा है? सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, अब किसी भी टेम्परेचर पर ये सॉल्वेंट है लिक्विड स्टेट में, और ये जब हमने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया तो ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, यानी सॉल्यूशन बन गया। अब किसी एक टेम्परेचर पर हम बात करते हैं, मान लीजिएगा इसी टेम्परेचर पर हम ले लेते हैं। ठीक है, जब हमने इस सॉल्वेंट में
कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व किया तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, यानी ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, अगर इस टेम्परेचर T पे अगर हम बात करते हैं तो T पे जो द्रव विलायक है उसका जो वाष्प दाब है, जो वेपर प्रेशर है वो P है। ठीक है, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो PS है। तो ये क्या हो गया डिफरेंस, P माइनस PS। ये क्या हो गया, P माइनस PS। P माइनस PS इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जब लिक्विड है और अगर हम जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करते हैं तो वेपर प्रेशर भी कम होता चला जाएगा। जब हम इस सॉल्वेंट को फ्रीज कर रहे हैं सपोज, तो जैसे जैसे टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर भी कम होता चला जाएगा। और ये टेम्परेचर T पर इसका जो वेपर प्रेशर है लिक्विड सॉल्वेंट का सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा इस टेम्परेचर पे। तो ये जो टेम्परेचर T है, ये टेम्परेचर T हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसी टेम्परेचर पे मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो PS है, यहां है। ठीक, यहीं पर तो है। अब इसको वेपर प्रेशर को, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल लाने के लिए हमें टेम्परेचर को और डिक्रीज करना पड़ता है, और घटाएंगे लगातार टेम्परेचर को डिक्रीज करते रहेंगे। और सपोज करिएगा यहां पे आके ये जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं TS, तो इस TS टेम्परेचर पे आप देख रहे हैं कि इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड सॉल्वेंट के इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहां पे आके इस टेम्परेचर TS पर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जो TS है, ये TS है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। मान लीजिएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है TF सॉल्वेंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है TF सॉल्यूशन, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, TF सॉल्वेंट माइनस TF सॉल्यूशन। यानी जो आपका विलायक का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें से किसको, विलयन के फ्रीजिंग पॉइंट को आप माइनस करेंगे, यानी T माइनस TS होगा। क्या होगा ये, T माइनस TS। जब एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का, हमने अभी पढ़ा पिछले वीडियो में कि जब एलिवेशन होता है तो एलिवेशन में आप क्या करते हैं, TS माइनस T, यानी विलयन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक घटाते हैं, क्योंकि वहां पे क्वथनांक बढ़ता है और यहां पे क्या होता है, हिमांक घट जाता है, इसलिए T माइनस TS होगा। और ये T होगा सॉल्वेंट के लिए और ये TS होगा सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो डेल्टा TF क्या है यहां पे, ये डेल्टा TF है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि P माइनस PS की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी, अगर ये वैल्यू यहां आ जाए तो आप देखेंगे कि इसको और नीचे ले जाना पड़ेगा टेम्परेचर को। तो जैसे जैसे P माइनस PS की वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है P माइनस PS, अर्थात लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा वाष्प दाब का अवनमन होगा उतना ही अधिक हिमांक का अवनमन होगा। और P माइनस PS लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N से। ठीक है, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की सीधे सीधे किस पे डिपेंड करती हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप क्या कहते हो, आप कहते हो कोलिगेटिव
प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये सीधा सीधा डेल्टा टीएफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। सो हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, अर्थात हिमांक का अवनमन विलयनों का एक अणु संख्या गुण है। ठीक है, क्लियर होगी बात। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि डेल्टा टीएफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। देखिए स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन क्यों हो गया ये, यहां पे जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है किसके लिए है, केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन में मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, इट्स वेरी लेस। सपोज करें हम स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन इज कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन की जो वैल्यू है वो नियर अबाउट मान लेते हैं, लगभग बराबर मान लेते हैं कैपिटल एन के। ठीक है, जब कैपिटल एन के लिए मान लिया तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा कि डेल्टा टीएफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन, यदि विलय के जो मोल हैं वो विलयन में अत्यल्प मात्रा में उपस्थित है, अर्थात विलयन तनु है। ठीक है, एन बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपॉन एम, ये हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, अब चूंकि यहां भी सॉल्वेंट वही है और सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट वही है, ठीक है, सॉल्वेंट तो वही रहेगा कॉमन, उसमें आपने जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूलर मास है जो सॉल्वेंट का है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेल्टा एफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू अगर ग्राम में है तो ये 1000 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों के रूप में यदि प्रदर्शित किया गया है तो, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000, और ये जो के एफ है ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, इसे हम कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, अब ये मोलल अवनमन स्थिरांक की जो डेफिनेशन है उसको आप उसी प्रकार से दे सकते हैं जिस प्रकार आप मोलल उन्नयन स्थिरांक की डेफिनेशन देते हैं। जैसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की मैंने आपको बताई थी, उसी प्रकार से आप मोलल अवनमन स्थिरांक यानी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, जैसे आप क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है इसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा कभी कभी क्रायोस्कोपिक के नाम से इसकी जो है डेफिनेशन पूछ लेता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्या है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, करा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज द डिप्रेशन ऑफ अ फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस ऑन डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर जो उसके हिमांक में अवनमन होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होता है उसे हम कहते हैं उस विलायक का मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट यानी कि मोलल अवनमन स्थिरांक। ठीक है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 1000 केएफ स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, केएफ हो गया मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको आप लिख सकते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसी प्रकार से आप मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट को भी, जिसे आप आणविक अवनमन स्थिरांक कहते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? मॉलिक्यूलर और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जब किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य का यदि 1 मोल घोल दिया जाए तो उसके हिमांक में जो अवनमन होगा
उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, अर्थात आणविक अवनमन स्थिरांक। डेल्टा TF इज इक्वल टू 100 K स्मॉल w अपॉन स्मॉल m कैपिटल W। K क्या होगा यहाँ पे? मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और ये स्मॉल m क्या है? स्मॉल m है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो यहां हम इस रिलेशन से या इस रिलेशन से यदि मोलर अवनमन स्थिरांक मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अंतर यहाँ 1000 है और यहाँ 100 है। केवल इसमें गलती ना करें आप जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ध्यान रखें कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है या मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, अदरवाइज 0 का अंतर आ जाएगा आपके आंसर में। ठीक है, और इन फार्मूले की मदद से, हेल्प से हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं। बेकमैन का एक प्रोसेस है, हिमांक अवनमन के द्वारा आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट की कैलकुलेशन करते हैं। तो यही फार्मूला है, इसी से आप m की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।